हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स एडिक्शन में। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। तो फ्रेंड, आज से हम 11th क्लास का अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद हम एसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपना रेगुलर फिजिक्स के सिलेबस पे आएंगे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मोशन, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देन फ्रिक्शन एंड देन रेस्ट ऑफ चैप्टर्स। ओके, सो दिस विल बी आवर सीक्वेंस। सो स्टार्टिंग वेक्टर्स। सो राइट डाउन टॉपिक वेक्टर। वेक्टर। सो फ्रेंड्स, वेक्टर पे आने के पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी? सो राइट डाउन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो वो सारे क्वांटिटी जो कि फिजिक्स के स्टडी में हमारा हेल्प करते हैं। ऑल दोज क्वांटिटी विच हेल्प अस इन स्टडीइंग फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, जैसे हम बात करते हैं लेंथ की, बात करेंगे मास की, तो लेंथ, मास, टाइम, ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इन सभी के हेल्प से हम क्या करते हैं, फिजिक्स के स्टडी को आगे पढ़ पाते हैं। जैसे मैं मान लो कि आपको मोशन पढ़ाऊंगा, तो मोशन की जब बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट को मेजर कैसे करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं किससे? मीटर में। वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं और वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है? लेंथ है। एंड लेंथ इज हेल्पिंग अस इन मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से दैट लेंथ इज हेल्पिंग अस इन फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट और हेल्पिंग अस इन स्टडीइंग फिजिक्स। Means all those quantities which help us in studying physics are called physical quantity. So write down its definition first. All those quantities which helps us in studying physics are called physical quantities. ठीक है, मीन्स वो हर एक क्वांटिटी जिसके हेल्प से हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आगे आते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स हैं, कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसे तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो बोल सकते हैं, एक तरह उसका हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी भी होता है। लेकिन अपना जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा? वेक्टर पे रहेगा। ऐसा तो बहुत सारे तरह के उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में। एक तो होता है क्या? रेशियो। तो बात करेंगे रेशियो की। तो रेशियो क्या होता है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो रेशियो के एग्जांपल हम क्या लेंगे? एग्जांपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ रेशियो? रिलेटिव डेंसिटी, यानी किसी दो सिमिलर टाइप के क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेशियो मिलता है। तो रेशियो भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी ही होता है। इसके हेल्प से ही हम क्या करते हैं? इसके हेल्प से भी हम फिजिक्स का ही स्टडी करते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज हेल्प्स अस इन स्टडीइंग फिजिक्स। अब देखिए क्या इसमें खास बात क्या है रेशियो में कि इसके पास अपना कुछ भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो के पास अपना कुछ भी यूनिट नहीं होता है। जैसे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडियम, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी है नोमिनेटर में भी और स्पीड ऑफ लाइट नीचे में भी है डिनोमिनेटर में भी। अब दोनों स्पीड ऑफ लाइट है तो दोनों यूनिट एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे एंड फाइनली दिस क्वांटिटी विल हैव नो यूनिट। और जब इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। यानी रेशियो के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर
these are having only magnitude but no unit means all those physical quantities which are having only magnitude and no unit are called ratio. आई होप आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में चलते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी देखो क्या है, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन कुछ भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और कुछ डायरेक्शन डिफाइंड उसका नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे? दीज आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट but not defined direction। मतलब यूनिट तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी की हम बात करेंगे, तो एग्जांपल में आप ले सकते हैं क्या? डिस्टेंस। जैसे मैं बोलूं क्या? 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास यूनिट है, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड और यूनिट जब सिर्फ दो ही चीज है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसका अनदर एग्जांपल लेंगे, तो अनदर एग्जांपल आप बोल सकते हैं स्पीड, और क्या बोल सकते हैं? और वर्क। तो ये सभी चीजें जो है तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मींस स्केलर क्वांटिटीज आर दोज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are having magnitude, which are having unit, but are having no fixed direction। जिसके डायरेक्शन के बारे में अपने को कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एंड जो थर्ड फॉर्म है जिसका अपना एक पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जब हम बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे स्केलर के पास क्या था? हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट बट नॉट डिफाइंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड था, यूनिट था, लेकिन डायरेक्शन नहीं था, तो ये क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, व्हिच आर हैविंग यूनिट एंड व्हिच आर हैविंग डिफाइंड डायरेक्शन। क्लियर है ना ये? तो इसका डेफिनेशन लिखिए, दीज आर हैविंग magnitude, unit and defined direction, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं है तो कंफर्म हो गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो जो है सो क्या है? वो वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे एसेंशियल तीन चीज क्या होना चाहिए? इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसके पास यूनिट होना चाहिए, और इसके पास क्या होना चाहिए? डिफाइंड डायरेक्शन होना चाहिए। एग्जांपल की बात करेंगे, तो एग्जांपल में आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और ले सकते हैं 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इट मेक्स अ सेंस। यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंस बन रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने दिमाग में कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है कि 5 मीटर चलना है। कहाँ चलना है? तो नॉर्थ डायरेक्शन चलना है। जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा था सिर्फ 5 मीटर, तो 5 मीटर का कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था। यहाँ पे मैं बोलता 5, मैं आपको बोलूँ 5 मीटर चलो, तो आप पूछिए किधर चलो 5 मीटर? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं 5 मीटर। तो जब तक उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया गया, जब तक उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तब तक वहां पे क्या कर रहा है? ये कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है। जबकि दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, मींस 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कहाँ चलना है? इस डायरेक्शन में चलना है। कितना चलना है? 5 मीटर चलना है। तो कंप्लीट जब सेंस बन रहा है,
मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या वो हर एक क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और जिसके पास डायरेक्शन है, क्या वो सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटी होंगे? तो इसका आंसर है नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास यूनिट है, जिसके पास डायरेक्शन है, वो क्या हो, वो वेक्टर क्वांटिटी ही हो। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, लेकिन वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को आप ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है ये। यहाँ से हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज पे रहेगा, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में अपने को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करना है। क्लियर है ये। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो वेक्टर का डेफिनेशन में आपको लिखाया था कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास यूनिट है, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। लेकिन बट दैट डेफिनेशन इज नॉट एन स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसके हम क्या लिख सकते हैं, सो राइट डाउन अनदर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, all those physical quantities which are having क्या पहला यूनिट, मैग्नीट्यूड, डिफाइंड डायरेक्शन and which follows triangle law of vector addition are called vector quantities। समझते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। इतना तो आपने को मालूम है कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके पास क्या क्या है, जिसके पास यूनिट है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डिफरेंट डायरेक्शन है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक नया टर्म ऐड किया है, क्या, कि विच फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये नया है, क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी का एडिशन और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। जिस ढंग से आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं उस ढंग से आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी में आप 5 + 5 को कितना बोलेगा। इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी जब हम स्केलर का स्टडी करेंगे तो 5 + 5 जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, जब वेक्टर की स्टडी करेंगे तो वहां पे 5 + 5 कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 10, यानी 5 और 5 को जोड़ करके आप 0 से 10 के बीच में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे जो A है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और B है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेज आर सेम, ठीक है। जबकि एक सिमिलर बॉक्स है और इस पे भी A जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन और B भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट डायरेक्शन ऑफ बोथ दिस फोर्सेज आर अपोजिट। अगर A इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो B इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो F नेट होगा दैट F नेट विल बी 0, जबकि यहाँ पे F नेट क्या था, F नेट था 10।
तो आई होप आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा कि वेक्टर को ऐड करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी का स्टडी करने के लिए अपने को एक डिफरेंट मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। और उस मैथमेटिक्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 5 और 5 मिलकर के यहाँ पे 10 हो रहे थे, और जस्ट उसके दूसरे वाले क्वेश्चन में 5 और 5 मिलकर के 0 हो जा रहे थे। मीन्स जब तक आपको डायरेक्शन अच्छे से नहीं क्लियर होगा, यहाँ पे वेक्टर को स्टडी करने के लिए आपको डायरेक्शन पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर हैविंग यूनिट, व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, व्हिच आर हैविंग डिफाइंड डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन की जब भी बात करेंगे तो डेफिनेशन में ये वाला टर्म इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट है, मैग्नीट्यूड है और डिफाइंड डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं करंट की, तो करंट के पास अपना यूनिट है एम्पियर, करंट के पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, करंट का डायरेक्शन भी होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर उसको हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन में आगे से हर बार इस बात को इंक्लूड कीजिएगा कि ऑल दोज वेक्टर, ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच आर हैविंग यूनिट, व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, व्हिच आर हैविंग डिफाइंड डायरेक्शन एंड व्हिच फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है ये? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो क्या वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या, एक तो आप लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवर नेम ऑफ लेटर, यानी जो भी वर्ड है, जो भी लेटर है, उसके ऊपर अगर हम एक एरो अप्लाई करते हैं, एक एरो बना देते हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए, जबकि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर बी, वेक्टर बी। यानी किसी भी वर्ड के ऊपर अगर एरो लगाया हुआ है, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर एरो लगाया हुआ है तो उस वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। बहुत सारे किताब में आपको ऐसा ही मिलेगा, किसी वर्ड को अगर डार्क लिखा हुआ है, बोल्ड एंड डार्क, जैसे एनसीईआरटी ऐसा यूज करता है हमेशा। एनसीईआरटी किताब में आप देखिए जितने भी वर्ड्स आपको बोल्ड और डार्क मिलेंगे, सभी के सभी क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो, तो फोर्स को जनरली क्या करते हैं, हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ के ऊपर क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। तो ये एरो क्या शो कर रहा है, एरो ये शो कर रहा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि आपको वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी एरो नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ एरो क्या शो कर रहा है, दैट डब्ल्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हेयरएज यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एरो क्या शो कर रहा है कि एफ फॉर फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे एरो है तो ये क्या है, वेक्टर है, और यहाँ पे एरो नहीं है तो ये क्या है, स्केलर है। तो all those quantity which are having, या all those letters which are having an arrow over it are scalar quantity। अगर आप एससी वर्मा एक बुक यूज कर रहे हैं तो एससी वर्मा बुक को आप पूरा पेज देख लीजिए, और जितने भी वर्ड के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे वर्ड जो है सो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जितने भी वर्ड के ऊपर एरो आपको मिलेगा किताब में, वो सभी के सभी क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप एनसीईआरटी को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी वर्ड्स उसमें बोल्ड में लिखे हुए हैं, बोल्ड में जैसे मान लो कि ऐसा लिखे हो, वहां पे फोर्स को एरो देख नहीं लिखता है एनसीईआरटी, लेकिन ऐसे लिखता है डार्क एंड बोल्ड। जब डार्क एंड बोल्ड क्या शो करेगा, इट आल्सो शोज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो बहुत कॉमन, हर जगह जनरली आप भी यही यूज कीजिएगा कि लेटर के ऊपर एरो अगर लगा दे रहे हैं, वर्ड के ऊपर अगर एरो लगा दे रहे हैं तो क्या शो कर रहा है, दैट शो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये? तो ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको समझते हैं। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए क्या ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के हेल्प से। ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो विथ लेंथ ऑफ एरो shows magnitude of vector and direction of arrow shows direction of vector। ठीक है, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और एरो का जो लेंथ होगा वो क्या शो करेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा, और एरो का जो डायरेक्शन होगा वो क्या शो करेगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा। जैसे मान लो कि हम ऐसा एक वेक्टर लिख रहे हैं, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या है, इट इज ए वेक्टर। तो यहां से यहां तक का जो है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, लेंथ ऑफ एरो है, तो लेंथ ऑफ एरो क्या शो कर रहा है, ए के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और ये एरो का जो डायरेक्शन है ये क्या शो कर रहा है, इट शोज डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ। क्लियर है ये? अब यहाँ पे ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, और इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। ये हो गया पीछे वाला टेल, आगे वाला क्या होता है, हेड। मतलब क्या हो गया, अगर एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरो का लेंथ क्या शो करेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एरो का डायरेक्शन क्या शो करेगा, वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है ना ये? जैसे मान लो एक और हम वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर हमने ये बनाया, दिस इज वेक्टर ए, तो दिस इज शोइंग वेक्टर ए इन नॉर्थ डायरेक्शन। जबकि अगर हम ऐसा एक वेक्टर बना रहे हैं वेक्टर बी, तो ये क्या है, वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि बी जो है वो कहाँ पे है, वो टुवर्ड्स ईस्ट में, इस डायरेक्शन में बी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस एरो का जो लेंथ होता है वो क्या शो करता है, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है, और उस एरो का डायरेक्शन क्या शो करता है, तो एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है ये? आगे चलते हैं एक नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। सो राइट टाइम डाउन नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब देखो बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या बताता है कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल स्पेस में हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उस वेक्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब इसका पहले लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere, a vector can be shifted anywhere parallel to it। यानी एक वेक्टर को उसके पैरेलल
हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि इट इज अ वेक्टर, ये क्या है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल हम कहीं पे भी शिफ्ट करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कंडीशन क्या है कि उसको आप उसके पैरेलल शिफ्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वेक्टर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर स्टेट्स दैट ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द स्पेस पैरेलल टू इट। अगर आप उसको उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर तो हम दो चीजें एसेंशियल हम देखते हैं, क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो डायरेक्शन यहाँ पे था वही डायरेक्शन यहाँ पे था, वही डायरेक्शन यहाँ पे था। हाँ, पोजीशन जरूर चेंज हो रहा है, एंड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन हो सकता है कि बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट अलग हो जाए, लेकिन उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगाए और यहाँ पे फोर्स लगाए, तो रोटेशन में यहाँ का फोर्स ज्यादा हेल्पफुल करेगा यहाँ का फोर्स के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन इस फोर्स में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स था तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा। यहाँ पे अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ था तो यहाँ पे भी ये क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ही है। समझ में आ रहा है ना? ये तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर स्टेट्स दैट ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर पैरेलल टू इट, देयर विल नो चेंज इनसाइड इट। उसके अंदर क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया होगा। सो नोट इट डाउन। इसके बाद चलते हैं किस पे, इसके बाद आगे चलते हैं और एक टॉपिक है रिजोल्यूशन, आपको सिखाऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हमने इसके पहले क्या देखा, इसके पहले हमने देखा कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी वर्ड के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो है सो क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि मैथमेटिकली एक वेक्टर को कितना ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली एक वेक्टर को हम कितना ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर को हम दो ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है पोलर फॉर्म और दूसरा होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। चलिए समझते हैं इसको पहले, पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म वेक्टर का क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। या फिर इसको आप बोल दीजिए कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये है ईस्ट और ये क्या है, ये है नॉर्थ, ठीक है। और ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, क्लियर है ना। आप अगर आपसे मान लीजिए कि O पॉइंट के पास है, आपसे कोई पूछा कि A के पास जाने के लिए मुझे डायरेक्शन बताइए, किस रास्ते से जाएं हम कि A के पास पहुंच जाएं, क्लियर है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एट दिस पार्टिकुलर एंगल थीटा आप r डिस्टेंस चलिएगा तो पॉइंट A के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि A से थीटा एंगल पे हम चलेंगे तो पॉइंट A के पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। व्हेन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल, देन दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म, ठीक है। जबकि आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा आप बोल सकते हैं उसको कि टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन आप x डिस्टेंस चलिए एंड देन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन आप y डिस्टेंस चलेंगे तो पॉइंट A पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हालांकि देखिए दोनों में क्या किया है, दोनों हमने A पे जाने का रास्ता बताया है। एक में हमने क्या बोला कि इस पार्टिकुलर एंगल पे इतना डिस्टेंस आप चलेंगे तो पॉइंट A पे पहुंच जाएंगे, और सेकेंड में हमने क्या बताया कि x ईस्ट में जाइए और y डिस्टेंस नॉर्थ में जाएंगे तो अभी आप कहाँ पहुंच जाइएगा, पॉइंट A पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर ट्रू वेज, दोनों क्या है, सही तरीका है। आप इधर से भेजिए या फिर इधर से भेजिए, फाइनली वो पर्सन क्या होगा, पॉइंट A के पास पहुंच जाएगा।
तो यहाँ पे जो OA वेक्टर है, O से लेकर के A तक का एक वेक्टर है, इसको हम इन फॉर्म ऑफ r, थीटा भी लिख सकते हैं। और जब r, थीटा लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज पोलर फॉर्म। तो क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। और इसी वेक्टर को x, y और xi कैप प्लस yj कैप लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये जब x और y के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और r, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे x के साथ सर आपने किया i कैप और j कैप, ये क्या अप्लाई कर दिया। इसको मैं अगले टॉपिक में समझाने वाला हूँ। जब मैं आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा तो इसमें i कैप और j कैप का मतलब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि देयर आर टू वेज इन विच अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वन इज पोलर फॉर्म एंड अदर इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म वी यूज डिस्टेंस एंड एंगल r, थीटा, ठीक है, टू एक्सप्रेस अ वेक्टर, whereas in rectangular form we take its coordinate along x axis, y axis और z axis to represent that vector। जब किसी वेक्टर को उसके x, y और z कोऑर्डिनेट के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म। जबकि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन और उसके डिस्टेंस और एंगल के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। क्लियर है? ये आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। क्लास 10th में आपने ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको बेस बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ये हमने पढ़ा है। अब अगर ये पढ़ा है तो आपको ये भी याद होगा क्या कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा वो इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोल सकते हैं बेस विल बी इक्वल टू h टाइम ऑफ cos थीटा। ये बस छोटा सा टर्म है ना, इसी का हम यूज करते हैं किसमें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, उसको ब्रेक करना है x, y या किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसका हेल्प हम इसका स्टडी कहां से करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये एक वेक्टर r है, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये थीटा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका x कंपोनेंट कितना है, इस वाले वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है। ये समझिए बहुत जरूरी है, अच्छे से एकदम क्लियर रखिए। ये जो वेक्टर है, हालांकि ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसके पास x और y दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा, अपना इफेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से इधर देखते हैं, एक अलग एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पे इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉक्स को यहां से लेकर के यहां आराम से जा सकता है। तो जब ये फोर्स इस बॉक्स को यहां से यहां पे ले गया है, तो क्या ये इस बॉक्स को x डायरेक्शन में ले गया है, बिल्कुल ले गया है। x डायरेक्शन में इतना ये ले गया है और y डायरेक्शन में इतना ये ले गया है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये जो बॉक्स यहां से यहां गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉक्स x डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया है और y डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया है। यानी ये जो फोर्स है, इसका कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट x डायरेक्शन में भी है और कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट y डायरेक्शन में भी है, ठीक है ना। तो इस पार्टिकुलर फोर्स का कितना इफेक्ट x डायरेक्शन में है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन x डायरेक्शन। और इस पार्टिकुलर फोर्स का कितना इफेक्ट y डायरेक्शन में है, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन y डायरेक्शन।
एक ही तरह के फोर्स रहेंगे लेकिन उसका क्या होता है, इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे भी एक बॉक्स था और इस बार जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो फोर्स है वो हो सकता है इस बॉक्स को यहां से यहां पे लेके जाएगा। जब ये यहां से यहां पे लेके जाएगा तो हम देख रहे हैं इस बार क्या किया है, इस बार इसने x में कम डिस्प्लेस किया है बॉक्स को और y में ज्यादा डिस्प्लेस किया है, जबकि यहाँ पे x और y दोनों ने ही इक्वल डिस्प्लेस किया था। ठीक है, हो सकता है इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है कि ये भी 5 न्यूटन का हो और ये भी 5 न्यूटन का हो, लेकिन क्यों ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस आ रहा है और उनके डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग वैल्यू आ रहा है। x ने यहाँ पे कम डिस्प्लेस किया, यहाँ पे ज्यादा डिस्प्लेस किया। क्लियर है ना ये? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पार्टिकुलर फोर्स जो है किसी ना किसी डायरेक्शन तो लग रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में मिल सकता है आपने को। ये हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू इट। उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी सभी डायरेक्शन में कुछ भी उसका इफेक्ट आ सकता है। और जो उसका नेट इफेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं उस पार्टिकुलर फोर्स का कंपोनेंट। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए फोर्स R है और इस R फोर्स का x डायरेक्शन में अपने को कंपोनेंट देखना है कि x में इसका कंपोनेंट कितना है, या जो R वेक्टर है इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, तो वहीं हम ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और जब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर ये है R, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये बेस जो होता है दिस विल बी इक्वल टू h cos थीटा। यहाँ पे था क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा वाला जो वेक्टर था ये कितना था, h था, और यहाँ पे जो वेक्टर है कितना है, ये r है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है ना? यानी कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल्स टू r cos थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू cos थीटा। याद रखना है आपको, यानी कहीं पे भी रिजॉल्व करना हो, कहीं पे भी तोड़ना हो, तो तोड़ने का एक ही तरीका है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को cos ऑफ एंगल बिटवीन देम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका आपको रिजोल्यूशन आ जाएगा। अभी आपको इस पर बहुत सारे एग्जांपल मैं कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा इसका कंपोनेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर कौन सा है, जैसे p वेक्टर, और ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है, तो इसका x में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू p cos अल्फा। यहां से यहां तक होगा कितना होगा, p cos अल्फा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई वेक्टर है m वेक्टर और ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल फाई है, तो इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू m cos फाई। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है क्या कि रिजोल्यूशन करने के लिए या कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ध्यान रखिए, जिधर थीटा उधर कॉस, इधर थीटा है इधर कॉस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एंगल था अल्फा, इधर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एंगल था फाई, इधर कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैसे ही आपको अगर कोई पूछता कि इस वेक्टर का y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता, तो जो x से एंगल कितना था, थीटा था, तो y से एंगल यहाँ पे कितना होगा, तो y से एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है ये? तो y से एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r cos 90 माइनस थीटा। ये वाला कंपोनेंट r cos 90 माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट थीटा था तो r cos थीटा, और यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा है तो कितना हो गया, r cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो इट कैन बी रिटन एज r sin थीटा। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे कोई आपसे पूछता कि इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, y डायरेक्शन वाला, तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, अगर ये p है, ये p cos अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो इसका जब इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो वो कंपोनेंट हो जाएगा p cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा, यानी p साइन। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे वाला एंगल फाई है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो अपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है, आप इजीली बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा m साइन फाई।
समझ में आ रहा है ना? यानी दो एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है, ये हम तभी यूज करेंगे जब दोनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो एक्सिस परपेंडिकुलर हैं तो एक तरफ cos तो दूसरी तरफ आप sin यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का एक्सिस दिया रहता कि ये रहता एक एक्सिस और ये रहता एक एक्सिस, ठीक है ना? और ये वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, ये है r वेक्टर, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपको ये वाला कंपोनेंट कोई पूछे तो ये आप बता सकते हैं कितना, दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा। जबकि यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें कि r sin थीटा, तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा। ये r sin थीटा तभी आ रहा है जब ये वाला एंगल कितना आ रहा था, 90 माइनस थीटा आ रहा था। यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और अगर ये वाला एंगल चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम साइन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक्स वाई एक्सिस से आप डील कर रहे हैं तो एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और आपस में ये दोनों एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है तो एक पार्टिकुलर एक्सिस से अगर थीटा एंगल बन रहा है तो दूसरे वाले एंगल से एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसके लिए आप x एक्सिस और y एक्सिस से जब भी वर्क करें तो वहां पे आप याद रख सकते हैं कि जिधर थीटा है उधर cos अप्लाई कर देंगे और उसके परपेंडिकुलर साइन अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये हर बार आप यूज नहीं कर सकते हैं, खास तौर पे जहां पे क्या हो, जहां पे दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो। क्योंकि अगर दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जिधर थीटा है उधर तो आप cos यूज कर लीजिएगा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर आप साइन यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैं आपको क्या बताया कि जिस भी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर पार्टिकुलर वेक्टर को रिजोल्व करना है, उस डायरेक्शन में क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है cos ऑफ एंगल बिटवीन दैट डायरेक्शन एंड दैट वेक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकुलर y एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये क्या है, ये x एक्सिस है, और ये है वेक्टर r, और इस बार ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है तो इधर तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा r cos थीटा। याद रखना, इधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा उधर cos। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि ये है y एक्सिस, तो ये है x एक्सिस, और ये है एक वेक्टर p वेक्टर, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो याद क्या रखना अपने को, जिधर थीटा उधर cos, ये वेक्टर इधर p वेक्टर है, इधर वाला एंगल cos है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा p cos थीटा। ठीक है ना? तो ये याद अपने दिमाग में ऐसा कुछ सेट मत कर लीजिएगा कि हर बार x डायरेक्शन में cos और y डायरेक्शन में साइन। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि बिना देखे हुए x में cos ब्रेक कर देंगे, y में साइन ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के आपको फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में गलती होने वाली है। हर एक क्वेश्चन में ही आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन अच्छे से सीखिए, ध्यान रखिए, जिधर थीटा उधर cos, जिधर एंगल उधर cos, जिधर एंगल उधर cos। यहाँ पे एंगल मालूम था तो इधर cos रख दिए, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर की तरफ क्या जाएगा, r cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है, तो r sin थीटा। ठीक है ना? सिमिलरली ये p cos थीटा था, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा p cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो p sin थीटा। sin थीटा तभी यूज करना है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है r और ये एक्सिस है पहला एक्सिस, दिस इज फर्स्ट एक्सिस, ये जो है ये सेकेंड एक्सिस है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो इधर फर्स्ट एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा यहां से यहां तक होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू p cos अल्फा। जबकि सेकेंड वाला जो एक्सिस होगा इसमें जो कंपोनेंट होगा वो यहां से यहां तक होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू p cos बीटा। यानी जिस भी एक्सिस से की तरफ हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, जिस किसी भी एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, वेक्टर से उस एक्सिस के बीच तक का अपने को एंगल लेना है। ये वेक्टर था, ये एक्सिस था, एंगल अल्फा था, तो कंपोनेंट p cos अल्फा हुआ। ये वेक्टर था, ये एक्सिस था, एंगल बीटा था, तो कंपोनेंट p cos बीटा हुआ।
समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सिस लिया है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर वेक्टर को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, इसको आप 1 डिग्री में ब्रेक कर सकते हैं, 2 डिग्री में ब्रेक कर सकते हैं, 20 डिग्री में ब्रेक कर सकते हैं, 20.02 पे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स पे ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको ये। तो ये भी नोट देकर के लिख लीजिए, नोट देयर कैन बी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है ये। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस पे लास्ट 4-5 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। XI 5 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, एक्स वाई 20 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल ले लीजिए कितना 30 डिग्री। ये 5 मीटर डिस्टेंस है और ये वाला एंगल है 45 डिग्री पर लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये 2 एक्सिस है, एक एक्सिस P, दूसरा एक्सिस Q, इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल जो है ये है 120 डिग्री, और ये जो है जो वेक्टर R है 10 न्यूटन का, और ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। ओके, तो अपने पास दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, चारों में क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट ब्रेक करना है अपने को मालूम है। कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्सिस, ये काम करना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 30, 5 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी 5 √3/2, ठीक है। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर तरफ हो जाएगा 5 sin 30, sin 30 1/2 होता है इक्वल्स टू 5/2। सिमिलरली इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका, अब देखिए जिधर थीटा उधर cos, थीटा तो इधर मालूम है, तो इधर की तरफ क्या लेंगे इस बार y डायरेक्शन में क्या लेंगे, y डायरेक्शन में इस बार हम लेंगे cos। तो इधर की तरफ cos अगर लेंगे तो 20 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 cos 30, cos 30 √3/2, यानी 20 इंटू √3/2, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10√3। इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा 10√3, ठीक है। अब इधर की तरफ 10√3 हो गया। अब इधर अगर थीटा है तो इस बार इधर क्या लेंगे cos लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा cos, तो ये कितना हो जाएगा 20, इधर cos लिए, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin, तो 20 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, 20 इंटू 1/2 दैट इज 10। क्लियर है ये। सिमिलरली अगर इस वाले को अपने को ब्रेक करना हो तो इसका ब्रेक जब करेंगे तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, जिधर थीटा उधर cos, तो इधर हो जाएगा 5 cos 45, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 sin 45, cos 45 1/√2, यानी 5/√2, sin 45 1/√2, तो ये भी हो जाएगा 5/√2। क्लियर है। यहाँ पे अगर ब्रेक करते चल रहे हैं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, डायरेक्ट इससे एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 10 न्यूटन है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 cos 60, एंड cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, यानी 10 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब यही इसका कंपोनेंट अगर हम इधर ब्रेक करेंगे, इधर की तरफ ब्रेक करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, इधर cos इधर sin, यहाँ पे इधर थीटा था इधर cos इधर sin, यहाँ पे इधर थीटा था इधर cos इधर sin। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर यूज करेंगे, इधर थीटा है तो इधर cos यूज कर लिए हैं, अगर इधर हम sin लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 sin 60 एंड इक्वल टू 10 √3/5,
2 और ये आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं क्या कि ये काम साइन का काम आप तभी कर सकते हैं जब दोनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इधर x है इधर y है तो मतलब दोनों क्या है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। अब एक थर्ड वेक्टर इधर की तरफ है, वो x से अगर थीटा बना रहा है तो y से कितना बनाएगा, y से 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो इधर अल्टीमेटली कंपोनेंट कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा के फॉर्म में आएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इधर वाला एंगल अगर थीटा है तो इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा, नहीं, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 120 माइनस थीटा यानी 120 माइनस 60, यानी दिस एंगल इंडिपेंडेंटली इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री है। और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो जितना एंगल रहता है उतना cos लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 cos 60 अगेन 10 cos 60 1/2 तो 10 cos 60 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है ना। और ये काम आप किसी भी एंगल पे किसी भी फोर्स पे कर सकते हैं। ध्यान बस आपको इतना ही रखना है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में अपने को यही काम करना रहता है, कॉस साइन से अपना काम चल जाता है, लेकिन ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि खूब इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म का उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैं आपको क्या बताया कि जिस भी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर पार्टिकुलर वेक्टर को रिजोल्व करना है, उस डायरेक्शन में क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है cos ऑफ एंगल बिटवीन दैट डायरेक्शन एंड दैट वेक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकुलर y एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस है, और ये क्या है, ये x एक्सिस है, और ये है वेक्टर r, और इस बार ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा r cos थीटा। याद रखना, इधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा उधर cos। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि ये है y एक्सिस, तो ये है x एक्सिस, और ये है एक वेक्टर p वेक्टर, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो याद क्या रखना अपने को, जिधर थीटा उधर cos, ये वेक्टर इधर p वेक्टर है, इधर वाला एंगल cos है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा p cos थीटा। ठीक है ना। तो ये याद अपने दिमाग में ऐसा कुछ सेट मत कर लीजिएगा कि हर बार x डायरेक्शन में cos और y डायरेक्शन में sin। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि बिना देखे हुए x में cos ब्रेक कर देंगे, y में sin ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के आपको फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में गलती होने वाली है। हर एक क्वेश्चन में ही आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन अच्छे से सीखिए, ध्यान रखिए, जिधर थीटा उधर cos, जिधर एंगल उधर cos, जिधर एंगल उधर cos। यहाँ पे एंगल मालूम था तो इधर cos रख दिए, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, r cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है, तो r sin थीटा। ठीक है ना। सिमिलरली ये p cos थीटा था, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा p cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो p sin थीटा। sin थीटा तभी यूज करना है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है r, और ये एक्सिस है पहला एक्सिस, दिस इज फर्स्ट एक्सिस, ये जो है ये सेकेंड एक्सिस है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो इधर फर्स्ट एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा यहां से यहां तक होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू p cos अल्फा। जबकि सेकेंड वाला जो एक्सिस होगा इसमें जो कंपोनेंट होगा वो यहां से यहां तक होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू p cos बीटा।
यानी जिस भी एक्सिस से की तरफ हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, जिस किसी भी एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, वेक्टर से उस एक्सिस के बीच तक का अपने को एंगल लेना है। ये वेक्टर था, ये एक्सिस था, एंगल अल्फा था तो कंपोनेंट p cos अल्फा हुआ। ये वेक्टर था, ये एक्सिस था, एंगल बीटा था तो कंपोनेंट p cos बीटा हुआ। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सिस लिया है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर वेक्टर को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसको आप 1 डिग्री पे ब्रेक कर सकते हैं, 2 डिग्री पे ब्रेक कर सकते हैं, 20 डिग्री पे ब्रेक कर सकते हैं, 20.02 पे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स पे ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको ये। तो ये भी नोट देकर के लिख लीजिए, नोट देयर कैन बी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है ये। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, लास्ट 4-5 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। एक्स आई 5 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, एक्स वाई 20 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल ले लीजिए कितना 30 डिग्री। ये 5 मीटर डिस्टेंस है और ये वाला एंगल है 45 डिग्री वाला लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये 2 एक्सिस है, एक एक्सिस P, दूसरा एक्सिस Q, इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल जो है ये है 120 डिग्री और ये जो है जो वेक्टर R है 10 न्यूटन का और ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। ओके, तो अपने पास दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, चारों में क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट ब्रेक करना है अपने को मालूम है कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्सिस, ये काम करना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 30, 5 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 यानी 5 √3/2, ठीक है। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा 5 sin 30, sin 30 1/2 होता है इक्वल्स टू 5/2। सिमिलरली इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका, अब देखिए जिधर थीटा उधर cos, थीटा तो इधर मालूम है तो इधर की तरफ क्या लेंगे इस बार y डायरेक्शन में क्या लेंगे, y डायरेक्शन में इस बार हम लेंगे cos। तो इधर की तरफ cos अगर लेंगे तो 20 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 cos 30, cos 30 √3/2 यानी 20 इंटू √3/2 और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10√3, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा 10√3, ठीक है। अब इधर की तरफ 10√3 हो गया, अब इधर अगर थीटा है तो इस बार इधर क्या लेंगे cos लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा cos, तो ये कितना हो जाएगा 20, इधर cos लिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin, तो 20 sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, 20 इंटू 1/2 दैट इज 10। क्लियर है ये। सिमिलरली अगर इस वाले को अपने को ब्रेक करना हो तो इसका ब्रेक जब करेंगे तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, जिधर थीटा उधर cos, तो इधर हो जाएगा 5 cos 45, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 sin 45, cos 45 1/√2 यानी 5/√2, sin 45 1/√2 तो ये भी हो जाएगा 5/√2। क्लियर है। यहाँ पे अगर ब्रेक करके चल रहे हैं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, डायरेक्ट इससे एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 10 न्यूटन है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 cos 60 एंड cos 60 कितना होता है 1/2 होता है यानी 10 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब यही इसका कंपोनेंट अगर हम इधर ब्रेक करेंगे, इधर की तरफ ब्रेक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, इधर cos इधर sin, यहाँ पे इधर थीटा था इधर cos इधर sin,
यहाँ पे इधर थीटा तो इधर कॉस इधर साइन। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर यूज करेंगे, इधर थीटा है तो इधर कॉस यूज कर लिए हैं, अगर इधर हम साइन लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 sin 60 यानी इक्वल टू 10√3/2 और ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ क्या कि ये काम साइन का काम आप तभी कर सकते हैं जब दोनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इधर x है इधर y है तो मतलब दोनों क्या है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। अब एक थर्ड वेक्टर इधर की तरफ है, वो x से अगर थीटा बना रहा है तो y से कितना बनाएगा, y से 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो इधर अल्टीमेटली कंपोनेंट कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा के फॉर्म में आएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इधर वाला एंगल अगर थीटा है तो इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा, नहीं, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 120 माइनस थीटा यानी 120 माइनस 60 यानी दिस एंगल इंडिपेंडेंटली इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री है। और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो जितना एंगल रहता है उतना cos लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 cos 60 अगेन 10 cos 60 1/2 तो 10 cos 60 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है ना। और ये काम आप किसी भी एंगल पे किसी भी फोर्स पे कर सकते हैं। ध्यान बस आपको इतना ही रखना है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में अपने को यही काम करना रहता है, कॉस साइन से अपना काम चल जाता है, लेकिन ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।